हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जून 2011 का क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है सॉल्यूशन सीरीज। पार्ट बी का मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट सी का देखेंगे। पार्ट सी का अगर ये वीडियो लंबा होता है तो मैं इसे दो अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड करूँगा, है ना। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को पहले से प्रैक्टिस कर लिए हैं तो और अच्छी बात है, रिवीजन होगा। तो वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रियल एनालिसिस, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा पहले हम कवर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन 2 माइनस एक्स एट विच पॉइंट्स इज एफ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना। और ये अलग अलग ऑप्शन दिया, ए फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब ये हमें फंक्शन दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से ये कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे फंक्शन जो दिया गया है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, उनका एक सेट के फॉर्म में दे दिया गया है। ओके, आपको पता है डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट, स्पेशली मॉड वाला। ठीक है ना। आप ये जानते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। क्लियर। ये तो आपको अच्छे से पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये भी आपको रीज़न पता होगा। क्योंकि इसका रीज़न ये होता है, आप इसका ग्राफ बनाकर देख लीजिए, है ना, मॉड ऑफ एक्स का। तो ये ग्राफ बनता है इस टाइप से, ठीक है ना। और ये होता है 0 कॉर्नर पॉइंट या फिर पिक पॉइंट। ठीक है। तो 0 पर चूंकि यूनिक टेंजेंट नहीं बन पाता, यूनिक टेंजेंट नहीं बनने के वजह से 0 पर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो अब इसी को लॉजिक लगाइए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो फिर इसके व्यू से, है ना, इसके व्यू से जैसे मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, चूंकि एक्स है तो एक्स इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल, कॉस एक्स है तो फिर कॉस एक्स इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना। साइन 2 माइनस एक्स को, अच्छा इस फंक्शन को मैं एक लाइन जमा करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, मॉड के अंदर है, इसको मैं अगर x माइनस 2 करूँगा तो माइनस सामने आएगा और सामने माइनस आ जाएगा। तो मॉड है तो माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x माइनस 2। क्लियर ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस आएगा ऐसे, और माइनस सामने आ जाएगा, मॉड की वजह से हट जाएगा। तो मैं इसको अरेंज करके ऐसा लिखते, अब इसी पर बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सोचिए, ये नॉट डिफरेंशिएबल होता है एक्स इक्वल टू 0 पर, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा कॉस एक्स इक्वल टू 0 पर। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ मॉड ऑफ साइन x माइनस 2 का, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट साइन x माइनस 2 इक्वल टू 0 पर। लॉजिक क्लियर है। तो फिर ये फंक्शन जो है जो दिया गया ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, है ना। दिस प्लस दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कॉस एक्स इक्वल टू 0 साइन x माइनस 2 इक्वल टू 0। बोथ दोनों रहेगा क्योंकि दोनों है कंबाइन करके प्लस के साथ। डन। मतलब कि यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कॉस एक्स इक्वल टू 0 एंड साइन x माइनस 2 इक्वल टू 0। इतना तक क्लियर हुआ। अब कॉस एक्स इक्वल टू 0 है तो कॉस एक्स इक्वल टू 0 मतलब कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, है ना। इन पॉइंट्स पे जहाँ पर n बिलोंग्स टू z है, n जो है आपका इंटीजर है। क्लियर। यहाँ से साइन x माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 मतलब कि साइन n पाई, तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू n पाई। क्लियर। अब यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई प्लस 2, जहाँ पर n बिलोंग्स टू z। तो हम देख सकते हैं कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n पाई प्लस 2, है ना। ये दोनों ही ऐसे होंगे जहाँ पर n बिलोंग्स टू z है। याद रखिए इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए आंसर कौन सा आ रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, ये नहीं है, ये वाला मैच कर रहा है, ये भी नहीं। ठीक। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए एंड सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहीं पर मैं लिखा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, कॉन्सेप्ट तो पहले पता रहना ही चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R2 आर कॉन्वेक्स, है ना। और ये सेट दिया है, अरे देख के समझ आ रहा है R2 के सबसेट्स हैं ये चारों, और पूछा गया है कि इनमें से कौन से हैं कॉन्वेक्स हैं। और हम पार्ट सी को सॉल्व कर रहे हैं ना, एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो देखिए ये जो सिचुएशन है इसके हिसाब से आप पहले तो अच्छी बात यह रहती है कि आप डायरेक्ट ग्राफ बना लो, अगर ग्राफ पॉसिबल है तो वहाँ से आप कॉन्वेक्स अच्छे से समझ सकते हैं। कॉन्वेक्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे, कॉन्वेक्स क्या होता है ना। R2 के पर्पज़ में ही बता देता हूँ। R2 का कोई सबसेट मैंने लिया A, ये जो है कॉन्वेक्स है ना। शर्त क्या है, इफ एंड ओनली फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, लाइन सेगमेंट इनके बीच में बनाइए, लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई बिलोंग्स टू ए। क्लियर। जहाँ पे 0 लेस देन आर इक्वल टू लैम्डा लेस देन आर इक्वल टू 1, ये तो क्लियर है।
है ना, शॉर्ट में कहूँ तो ये कि ये जो ए है R2 का सबसेट ये कॉन्वेक्स कहलाता है। शर्त ये है कि ए के अंदर कोई भी आप पेयर में एलिमेंट लेंगे, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे तो लाइन सेगमेंट कहाँ बनेगा, दो एलिमेंट की बात चलती है ना, तो कोई भी आप दो एलिमेंट टैग कर लीजिए ऐसे तो उनके बीच में एक लाइन सेगमेंट जो बनेगा वो फिर से ए के अंदर ही जाएगा, यानी कि एक्स वाई अगर ए में है तो लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई ए में जाना चाहिए। लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड। क्लियर। अब देखिए ये जो 4 ऑप्शन है इसमें पहले ऑप्शन पर बात करते हैं। ऐसे पेयर्स को कलेक्ट करना है R2 के, ठीक है ना, जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। ग्राफ बनाना पॉसिबल है। मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब -5 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5। क्लियर ना। और मॉड ऑफ 5 लेस देन आर इक्वल टू 2, इसका मतलब -10 लेस देन आर इक्वल टू वाई लेस देन आर इक्वल टू 10। क्लियर। तो ग्राफ बनाइए R2 में, है ना, तो ग्राफ कंस्ट्रक्ट जब करेंगे तो ये आपका हो गया -5 और +5, ठीक है, इस तरह से मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक भाई, ये इस कंडीशन की व्यू से -5 टू +5। अभी इस कंडीशन से आपका होगा, समझ लीजिए यहाँ पर है -10, यहाँ पर है +10, तो ये हो जाएगा ऐसे ये। ठीक, तो अगर ग्राफ अगर मैं बोलूँ तो यही है आपका, ये है। क्लियर ना। ठीक, आपको एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा, तो यही एरिया है आपका। R2 प्लेन के अंदर बना है भाई ग्राफ, ध्यान रखिए। अभी तो आपको पता ही कैसे बनाना है। तो -5 टू +5 के बीच में, -10 टू +5 के बीच में ये एरिया। अब देखिए क्या ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स होने का मतलब ये होगा कि कोई भी दो पॉइंट आप लेंगे उनके बीच में लाइन सेगमेंट इसी के अंदर आना चाहिए। ऑब्वियसली आप कोई भी दो पॉइंट टेक कर लीजिए, लाइन सेगमेंट जब बनाएंगे इसी में जाएगा। ये तो बस है ना, ये पूरा क्या है, पैक है ना भाई। कोई भी दो पॉइंट के बीच में आप लाइन सेगमेंट लेंगे तो इसी के अंदर जाएगा। दैट मीन्स ए है आपका कॉन्वेक्स। सेकंड ऑप्शन वही है। सेकंड ऑप्शन x² + y² इक्वल, देख के समझ आ रहा है कि सर्कल है। सर्कल है तो ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ जब बनाएंगे 0 पर सेंटर्ड 1 रेडियस का सर्कल है, तो ये हमने लिया सर्कल, है ना। ठीक है, तो सर्कल हमने टैग किया। ठीक, तो क्या है, ऐसे पेयर्स को कलेक्ट करना है जो कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, मतलब यही तो है आपका, इन पेयर्स को कलेक्ट करना है। ठीक, वो इसके अंदर मौजूद है। तो अब बात आती है कॉन्वेक्स है या नहीं। कॉन्वेक्स न होने के लिए क्या शर्त है, न होने के लिए शर्त ये होगा कि कम से कम ऐसा पेयर मुझे मिल जाए, एक ऐसा पेयर मिल जाए जिनके बीच में अगर मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं तो वो इस सेट के अंदर ना आए। यही तो नॉट कॉन्वेक्स का कंडीशन हो जाएगा। एक पेयर से मतलब है, तो मैं अगर एक, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर, अब लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, ये लाइन सेगमेंट क्या इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये लाइन आपका ये जो है नॉट कॉन्वेक्स हुआ। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये नॉट कॉन्वेक्स है। अब बात आती है ना, एक्स वाई सच दैट वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। अब देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला होता है, या यूं कहीं स्क्वायर फंक्शन होता है। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है ना, इक्वल टू ये है। और ग्रेटर बोला मतलब ऊपर वाला हिस्सा ना भाई, ग्रेटर बोला है, ग्रेटर ऊपर वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल और ग्रेटर, कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए उनके बीच में लाइन सेगमेंट बनेगा ही, कोई पेयर के बीच में, मतलब ये तो आपका है। तो ये मैंने टिक कर दिया, ये है आपका कॉन्वेक्स। लास्ट ऑप्शन क्या बोला है यहाँ पर, लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वल टू, इसका मतलब ये तो श्योर है। इसी ग्राफ में आप देखिए ये तो है, लेकिन इक्वल टू के साथ साथ इसमें, है ना, इसको फिर से डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y लेस देन एक्स स्क्वायर का मतलब ये पूरा नीचे वाला हिस्सा। अब ऐसे देखने पर लगता है कंफ्यूजन होता है कि होगा क्या करके, इधर लोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचिए एक पेयर से मतलब मुझे देखिए यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा, पेयर्स एक्स और वाई समझ लीजिए, इनके बीच में लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, क्या लाइन सेगमेंट इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना। इसका मतलब कॉन्वेक्स ये भी नहीं है, तो ये भी कट कर दिया। तो हमारा आंसर होगा पहला और थर्ड, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मेट्रिसेस ऑन आर। फर्स्ट ये ऑप्शन दिया है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो देखिए 4 ऑप्शन, एक में मिनिमम बोला है, एक में मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है, एक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, इसमें है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। याद रखिए मेट्रिसेस पूछा है, मेट्रिक जो होता है ना, उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। मेट्रिक स्पेस जो होता है उस पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता होगा मेट्रिक क्या होता है। वैसे यूजुअली इसका डेफिनेशन पता है, डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर डिफाइन होता है। ठीक है ना, एक्स आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है, आर आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। फिर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, जिसे आप मेट्रिक बोलते हैं या डिस्टेंस कहते हैं। शर्त ये होता है कि 3 कंडीशन होल्ड होना चाहिए। पहला होता है फर्स्ट नॉन निगेटिविटी, है ना,
x इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वल है तो डिस्टेंस जीरो होगा, डिस्टेंस जीरो है तो दोनों के बीच जो दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब एक ही एलिमेंट की सिचुएशन में डिस्टेंस जीरो होता है, यानी कि अदर अलग अलग एलिमेंट है उस सिचुएशन में डिस्टेंस जो है यानी एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस होता है ग्रेटर देन जीरो। नॉन निगेटिविटी इसलिए कहा जाता है ना। सेकंड पॉइंट होता है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, क्लियर है। और थर्ड पॉइंट होता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है ना। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, इसमें थर्ड जो कंडीशन होता है मैं इसी में लिख रहा हूँ, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ठीक है ना। एक्स वाई तो यहाँ एक्स जेड जेड वाई, इस टाइप का कंडीशन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इसलिए कहा जाता है। जैसे ये एक्स है ना, वाई, ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई हुआ और आपका जेड, ठीक। तो ये आपका एक्स जेड जेड वाई, क्लियर। या इसको आप एक्स से शो कीजिए, इसको वाई से शो कीजिए। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ये है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई। तो फिलहाल आप आर पे बात कर रहे हो, ध्यान रखिए प्रॉपर्टी तो तीनों है ही, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स के जगह में आर होगा क्योंकि ऑन आर करके बोला है, यानी कि ये होगा आर क्रॉस आर टू आर। और इस सिचुएशन में जो मैट्रिक डिफाइन होता है यूजुअल मैट्रिक होता है। अब चलो ऑप्शन पे आते हैं। मैट्रिक के कंडीशन भी आपको पता चल गया क्या होता है। अब ऑप्शन के थ्रू बताइए, सोचिए क्या क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मिनिमम ऑफ एक्स वाई, पहला वाला कंडीशन ही होल्ड नहीं कर पाएगा। पहला वाला कंडीशन के मुताबिक अगर एक्स वाई इक्वल है तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो। जैसे मैंने ये लेकर चला डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, मिनिमम ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। अब चूंकि एक्स वाई के इक्वल है यानी वाई एक्स के इक्वल है तो मैं एक्स एक्स कर देता हूँ, तो मिनिमम ऑफ एक्स एक्स क्या आ जाएगा, एक्स। जब दो राशि सेम होता है तो उनका मिनिमम ज्यों करते हो एक्स आया। क्या ये डायरेक्टली जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, इन जनरल जीरो आ रहा है कि नहीं। हो अब एक से जब जीरो लोगे, इसको पर्टिकुलर जीरो लोगे तब जीरो आएगा, अदरवाइज तो जीरो नहीं आ रहा है ना। इन जनरल जीरो आना चाहिए, पहला प्रॉपर्टी प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया, है ना। ये तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस का डेफिनेशन है, यूजुअल मेट्रिक का डेफिनेशन है। इसका मीनिंग क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, दो एलिमेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसे आप स्केल से नापते हैं सिंपली, है ना। जैसे भी हो लेकिन सिंपली जो डिस्टेंस नापा जाता है आर टू प्लेन में वही डिस्टेंस होता है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई जो है, ठीक है। क्लियर हो गया, मतलब दो पॉइंट के बीच में, फिलहाल यहाँ पर आर पे बात कर रहे हो आप, तो इसका मीनिंग होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये मीनिंग होगा। पहला प्रॉपर्टी एक्स इक्वल टू वाई रखिए, जीरो आएगा इन जनरल, और जीरो रखोगे तो ये आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई जो है आपका क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई इम्प्लाइज मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होने से जीरो हुआ, और मॉड डी ऑफ एक्स वाई जब लोगे, है ना, आप क्या लेकर चल रहे हो, वो एक्स इक्वल टू वाई, तो डिस्टेंस जीरो आया। अब डिस्टेंस जीरो लेकर चलो, यानी कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू वाई होगा। क्लियर, कन्फर्म, पहला प्रॉपर्टी होल्ड। दूसरा एक्स माइनस वाई करो चाहे वाई माइनस एक्स करो, सिमेट्री भी हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी की, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है, इसमें आप एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स कीजिए, है ना, माइनस वाई, तो ये आपका अलग अलग बटेगा, एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। देखो हो गया ट्रायंगुलर इक्वालिटी। तो आई होप आपको ये तो क्लियर है ही कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई एक मेट्रिक होता ही है, पता रहना चाहिए, यूजुअल मेट्रिक है। इसकी बात करें तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होने वाला है। कैसे नहीं होने वाला है, तो देखिए, है ना होने के लिए शर्त है कि तीनों में से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। इसमें पहला ही प्रॉब्लम करेगा। देखिए आपने डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो लेकर चला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर, है ना, इस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। इन जनरल एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है क्या, नहीं, माइनस भी तो है, प्रॉब्लम हो गया ना, तो ये भी डिस्कार्ड। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एक रिजल्ट बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको भी आप चेक करेंगे तो ये होगा ही, ये भी है, ये भी है, दोनों मैट्रिक होगा। तो मैं एक रिजल्ट दिखा रहा हूँ, इसको आप अलग से नोट भी कर सकते हैं। मॉड ऑफ एक्स पावर एन माइनस वाई पावर एन, है ना, इज मैट्रिक, ठीक है ना, ऑन आर इफ एंड ओनली इफ एन इज ऑड। ये रिजल्ट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मॉड ऑफ एक्स पावर एन माइनस वाई पावर एन इज मेट्रिक ऑन आर इफ एंड ओनली इफ एन इज ऑड। एन इज ऑड होने का मतलब 1, 3, 5, जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, मॉड ऑफ एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5, ये सब के सब मेट्रिक होंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर है बी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एक्स डिनोट द 2 पॉइंट सेट 0, 1
and write xj equals to 0 1 for every j equals to 1 to 3 and so on. Let y equals to product j equals to 1 to infinity xj, which of the following is are true, है ना। पहला पूछा है y काउंटेबल है, दूसरा इसकी कार्डिनलिटी इसके कार्डिनलिटी की इक्वल है, तीसरा ये जो है अनकाउंटेबल, चौथा ये अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल का आपको पता है, अगर नहीं जानते तो आप जो मैंने वीडियो अपलोड किया था स्टार्टिंग में, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, रियल एनालिसिस के सबसे पहला चैप्टर में आपको मिल जाएगा, है ना। पहले दूसरे चैप्टर में इसका पूरा डिटेल मैंने किया है। तो आपको ये तो क्लियर है कि जो भी सेट काउंटेबल होता है वो दो कंडीशन होता है, हो सकता है कि फाइनाइट हो सकता है कि काउंटेबल इन्फिनाइट हो, क्लियर ना। अगर फाइनाइट है तो डायरेक्ट काउंटेबल है, क्योंकि काउंट किया जा सकता है। काउंट जब इन्फिनाइट सेट होता है और काउंटेबल इन्फिनाइट होता है, उस सिचुएशन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर के वो क्या होता है, सिमिलर होता है, इक्विवेलेंट होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ सिमिलर होता है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है वो जानना जरूरी है। इसको LF नॉट से शो किया जाता है और ये काउंटेबल इन्फिनाइट, शॉर्ट में कहूँ तो काउंटेबल माना जाता है। डन, क्लियर है। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो भी सेट काउंटेबल इन्फिनाइट होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, और उनकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, LF नॉट। और जो अनकाउंटेबल सेट होता है वो किसी इंटरवल की, ओपन इंटरवल हो सकता है, सेमी ओपन इंटरवल हो सकता है, क्लोज्ड इंटरवल हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, इनके सिमिलर होगा। उनका जो है ना जो कार्डिनलिटी होता है वो कॉन्टिन्यूम होता है, जिसे हम C से शो करते हैं। डन, कॉन्टिन्यूम बोलते हैं इसको। और हमेशा ध्यान रखना है ये ऐसा बाई कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस, है ना, एक्स काई नॉट, या फिर आप बोल सकते हैं LF नॉट लेस देन C, स्ट्रिक्टली लेस देन। और अगर कोई फाइनाइट सेट है तो ये जो लाइन है बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी इनसे हमेशा स्ट्रिक्टली लेस होगा और इनकी कार्डिनलिटी हमेशा इससे स्ट्रिक्टली लेस होगा। तो फिलहाल ये समझ आ चुका है। अब क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं। क्या बोला है पहला, एक कुछ और चीज़ें, 1 पावर LF नॉट आपका होता है 1 को आप काउंटेबल इन्फिनाइट टाइम प्रोडक्ट कीजिए 1 के साथ, तो 1 के साथ चाहे कितना टाइम प्रोडक्ट करो 1 ही आएगा। लेकिन जब आप 2 को आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, 2 को आप, है ना, जो है LF नॉट टाइम मल्टीप्लीकेशन करते हो, दैट मीन्स काउंटेबल इन्फिनाइट टाइम मल्टीप्लीकेशन करते हो, तो ये कॉन्टिन्यूम आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से 3 पावर LF नॉट भी कॉन्टिन्यूम, ऐसे और आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। 2 को आप काउंटेबल इन्फिनाइट टाइम मल्टीप्लीकेशन करते जा रहे हो, 2 को करते जा रहे हो मल्टीप्लीकेशन करते जा रहे हो, तो इस सिचुएशन में होता है कॉन्टिन्यूम, बोले तो अनकाउंटेबल। डन, इसको नोट रखना, इस पर डिटेल अगर चाहिए तो आप वीडियो आप देख सकते हैं। क्लियर, तो फिलहाल इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, हमें क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है वो आना जरूरी है। देखिए, पहला उन्होंने बोला है काउंटेबल के ऊपर, अनकाउंटेबल के ऊपर। XJ पर देख लेते हैं, क्योंकि जो Y है XJ की प्रोडक्ट ही तो है। XJ जो X जो है 0 1 है, यानी X1 चूंकि फॉर एवरी बोला, मतलब X1 भी 0 1, X2 भी 0 1, X3 भी 0 1, ऐसे जितने भी हैं X1 X2 X3 सबके सब क्या है 0 1 है। सबकी कार्डिनलिटी कितनी होगी 2 होगी ऑब्वियसली। तो X1 की कार्डिनलिटी 2, X2 की कार्डिनलिटी 2, X3 की कार्डिनलिटी 2, जितने भी है सबकी कार्डिनलिटी कितनी है 2 है, ठीक है। अब Y क्लियर हो जाएगा यहाँ से, तो कार्डिनलिटी ऑफ X मोटे तौर पर कहूँ तो 2 है, ये ध्यान रखिए, ठीक ऐसा। अब Y की बात कर लेते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ Y का मीनिंग, Y क्या है, प्रोडक्ट J। इसको प्रोडक्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ X1 क्रॉस X2 क्रॉस X3 क्रॉस ऐसे करते हुए, तो फिर कार्डिनलिटी ऑफ Y पूरे का कार्डिनलिटी हो जाएगा X1 क्रॉस X2 क्रॉस X3 क्रॉस एंड सो ऑन। और आपको पता है कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B, कार्डिनलिटी ऑफ N टू कार्डिनलिटी ऑफ B, इसको इसकी जो कार्डिनलिटी होती है दोनों के अलग अलग कार्डिनलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कार्डिनलिटी ऑफ X1, कार्डिनलिटी ऑफ X2, कार्डिनलिटी ऑफ X3, ऐसे करते हुए कितना था इसका कार्डिनलिटी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, कितने टाइम्स, काउंटेबल इन्फिनाइट टाइम्स, यानी कि 2 पावर LF नॉट। 2 को मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हो तो 2 के पावर में आएगा ना, LF नॉट टाइम है, और इसका मतलब ये है कॉन्टिन्यूम। इसका मतलब हुआ कार्डिनलिटी ऑफ I कॉन्टिन्यूम, दैट इज Y इज अनकाउंटेबल। Y इज अनकाउंटेबल, पहला ऑप्शन डिस्कार्ड, लास्ट ट्रू। Y अनकाउंटेबल ना, याद रखिए क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में बोला ही था कि कोई भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल जो होता है इंटरवल वो होता है अनकाउंटेबल। तो ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, कॉन्टिन्यूम, इक्वल तो हुआ, ये भी C ये भी C इक्वल तो है ना, तो ये भी करेक्ट। अब बात आती है C ऑप्शन की। तो C ऑप्शन जो है ये है यूनियन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, प्रोडक्ट J इक्वल्स टू 1 टू n XJ। देखिए जितने भी XJ हैं वो फाइनाइट सेट हैं, X1 X2 X3 सबके सब, ईच XJ इज फाइनाइट सेट एंड सो काउंटेबल, दैट्स इट। तो ये है आपका काउंटेबल, और ये क्या है, फाइनाइट प्रोडक्ट ही तो है, तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल, ये हो गया पूरा काउंटेबल। और ये क्या है, काउंटेबल यूनियन। इस यूनियन को क्या बोला जाता है, काउंटेबल यूनियन, ठीक है ना। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, क्या लिखा है, अनकाउंटेबल।
ये भी गड़बड़, तो इसका जो आंसर होगा बी और डी। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। ये 4 ऑप्शंस हैं, पूछा है करेक्ट है, कौन कौन से करेक्ट है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकता है या सिंगल भी हो सकता है। टेंस टू वन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू वन एज एन टेंस टू, सब में वही पूछा है। इसका मतलब क्या है, टेंस टू वन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब एन टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट चेक करना है कि कौन कौन है जो 1 की ओर जा रहा है। इसमें log 1 प्लस एक्स का फॉर्म में आ रहा है, तो इसका फार्मूला आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि वो यूज़ होने वाला है। देखिए log 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एंड सो ऑन, यही होता है ना, प्लस माइनस में बढ़ता है। अगर यही 1 माइनस एक्स होता है तो फिर पूरा माइनस में होता है। ये बिल्कुल याद रहना चाहिए, एक्सपांसन है ना। तो फिलहाल इसका यूज़ कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पर n log 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो n अपने जगह पर है, इनका यूज़ करना है। log 1 प्लस एक्स के जगह में कौन है, x के जगह में 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है ना, यूज़ कीजिए। x के जगह में हो गया 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस, ठीक है, 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में 2, तो इसके अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे बढ़ेगा आगे, ठीक है। n अंदर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा n अपॉन एन प्लस 1 माइनस n अपॉन 2 n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए इसको मैं प्लस 1 माइनस 1 कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। क्लियर है ना। अब ऊपर से n, नीचे से एक आप एन स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, 2 1 प्लस 1 बाई एन होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये कैंसिल। ये तो कन्फर्म है कि नीचे में इधर इसके बाद जितने भी टर्म उसमें नीचे में पूरा n का टर्म आएगा, तो n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर है ना, ये नीचे इन्फिनिटी ओवरऑल जीरो, इन्फिनिटी ओवरऑल जीरो, ऐसे पूरा इधर आगे क्या हो जाएगा जीरो। आप खुद रफ करके देखिए जरूर, इससे ज़्यादा और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये तो समझ आ रहा है कि पूरा आगे जीरो हो जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर ही तो देखना है, तो क्या आएगा 1। मुद्दा इस बात का था है ना कि n log 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 किधर जा रहा है, तो टेंस टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। पहला तो एज इट इज़ बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, n प्लस 1 यहाँ n है भाई, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ n प्लस 1 है, ठीक है, और यहाँ ओनली n है, तो फिर ये n और ये आपका n स्क्वायर ऐसे बढ़ेगा, और ऊपर ये n प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, n प्लस 1, तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन n माइनस n प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस ऐसे पावर बढ़ेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन माइनस, ठीक है ना, n बाहर निकालिए, 1 प्लस 1 बाई एन 2n स्क्वायर, ये भी कैंसिल एक प्लस, तो ये तो श्योर है 1 प्लस 0 होगा n टेंस टू इन्फिनिटी पर, नीचे इन्फिनिटी ओवरऑल इन्फिनिटी, तो फिर से 0। मतलब मुद्दा इस बात की, इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 1 बाई 2n इंटू इतना, तो n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसके वजह से पूरा जीरो हो जाएगा ना, तो ऐसे आगे पूरा समझ लीजिए ऐसी। तो इसका मतलब नीचे हाईएस्ट पावर होने की वजह से n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर पूरा आगे टर्म जीरो बचेगा, यहाँ पर फिर से क्या 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। ऐसा नहीं कि अब हाँ ए भी करेक्ट बी भी करेक्ट हो तो सभी करेक्ट होगा, सभी को चेक करना पड़ेगा, बट स्पीडली करना है एक्यूरेसी के साथ। एन स्क्वायर लॉग 1 प्लस 1 बाई एन, ये तो श्योर है, ये सेम है। एन स्क्वायर है, ये नया चीज़ है एन स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर, ये तो ठीक है अपने जगह पर। मल्टीप्लिकेशन कीजिए है ना, व्हेन यू मल्टीप्लाई देन यू गेट एन स्क्वायर बाई एन माइनस, ये होगा आपका एन स्क्वायर बाई 2n स्क्वायर, इसके आगे और लिखना पड़ेगा है ना, प्लस 1 बाई 3n क्यूब माइनस एंड सो ऑन, तो प्लस 1 बाई है ना एन स्क्वायर बाई 3n क्यूब माइनस एंड सो ऑन, ये हो गया आपका n माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3n, तो ये तो श्योर है नीचे फिर बढ़ेगा, तो ये तो पूरा इधर जीरो आएगा, ये माइनस हाफ बचेगा, लेकिन ये n प्रॉब्लम कर रहा है, ये तो सीधा सीधा इन्फिनिटी की ओर जाएगा। डन, ये तो डिस्कार्ड ना, अपने को 1 जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो देखना था, एग्जिस्ट नहीं करेगा लिमिट। n log 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर है, तो ये n है और ये n स्क्वायर है, ये n है ये n स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर का क्यूब, सही है ना, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं, n को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, n अपॉन एन स्क्वायर, ये हो जाएगा n अपॉन 2n पावर 4 प्लस 3n पावर 6 माइनस एंड सो ऑन, तो ये 1 बाई एन माइनस 1 बाई 2n क्यूब। यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, वो ये है कि ये जीरो की ओर जाएगा सीधा, तो ये भी डिस्कार्ड। ऐसा नहीं कि जीरो की ओर जा रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है बस काम चल गया, 1 की ओर जाना चाहिए। सो आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स एन एंड वाई एन आर सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट मतलब
ऑप्शंस 4 अलग अलग, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको रिजल्ट के तौर पे ही आपको याद रखना है। जब मैंने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर मतलब उसका वीडियो बनाया था, लेक्चर बनाया था, तो उसमें मैंने इस पर रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने बताया था फार्मूला को, ठीक है ना। तो याद रखिए लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन लेस देन आर इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ वाई एन, ये होता है, ठीक है। और लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन प्लस लिमिट इन्फीरियर ऑफ वाई एन, ये होता है। एक ट्रिक और बता देता हूँ, 1 से 4 टोटल 8 फार्मूला आप ऐसे याद कर सकते हो। ये फार्मूला आपको याद है, उसके बाद आप देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इस सुपीरियर को इन्फीरियर कर दीजिए, ठीक है ना, ये साइन बदल जाएगा, एक फार्मूला बन गया। और इसको इन्फीरियर कर दीजिए, ये साइन बदल जाएगा, एक फार्मूला। और दोनों को इन्फीरियर कर दीजिए तो भी साइन बदल जाएगा, ठीक है ना। तो 1 से 4 फार्मूला बना। सेम यहाँ पर ये होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसमें अगर इन्फीरियर को सुपीरियर कर दिया जाएगा, ठीक है, एक फार्मूला, इसको कर दीजिए सुपीरियर तो एक फार्मूला, दोनों को सुपीरियर कर दीजिए फिर फार्मूला, तो यहाँ से फिर चालू होगा ना। तो इस तरह से टोटल इन दोनों को मिलाते हुए 8 फार्मूला हो जाता है। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखिए, ये और ये कन्फर्म है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसको याद रखना है ना, इसका प्रूफ अगर देखना है तो रेफरेंस बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द मैप f from R2 to R2 defined by f of xy equals to 3x minus 2y plus x square 4x minus 5y plus y square, then 4 अलग अलग ऑप्शन है ना। डिसकंटिन्यूअस बोला है, कंटिन्यूअस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट 0 0 करके, डिफरेंशिएबल एंड द डेरिवेटिव मैट्रिक्स डेरिवेटिव df of 0 0 इज नॉट इन्वर्टिबल, इसमें बोला है कि इन्वर्टिबल है, ठीक है ना। अगर आप फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स अगर पढ़े हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा ये जितने भी टर्म्स हैं ये आपका 2 वैल्यूड 2 वेरिएबल फंक्शन है, ये क्लियर ना, ठीक। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ये दिया है। अब देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए, डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइन कैसा है, ये एक्स वाई में पॉलिनोमियल, एक्स वाई में पॉलिनोमियल, जब दोनों एक्स वाई में पॉलिनोमियल है तो हमें पता है पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल मतलब हुआ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, यानी जब R2 पे डिफाइन है तो R2 पे पूरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्लियर। और R2 के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो 0 0 पर भी डिफरेंशिएबल हुआ। अब 0 0 पर डिफरेंशिएबल है तो 0 0 पर कॉन्टिन्यूअस हुआ। अब 0 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस कैसा, क्लियर, तो डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। और आपको ये भी पता है कि जब डायरेक्शनल, जब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल, तो समझ लीजिए इंप्लाई कर जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, क्लियर, ये भी बताया गया था। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, जो जितने भी डायरेक्शनल सब के सब एग्जिस्ट, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एवरीवेयर। तो चूंकि 0 0 पर भी एक होगा, यस बिल्कुल करेक्ट है, तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये हो गया बी करेक्ट। अब सी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजनेबल है। डिफरेंशिएबल एट 0 0 बिल्कुल श्योर, जब डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है पूरे R2 के हर एक पॉइंट पर है तो 0 0 पर तो डिफरेंशिएबल होगा ही, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ बोला है ये डेरिवेटिव, मैट्रिक्स डेरिवेटिव कहा जाता है या मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव कहा जाता है या फिर जैकोबियन मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे, df ऑफ 0 0 को, ठीक है ना। 0 0 पर लिया गया, एक्चुअली बताया गया कि इन्वर्टिबल नहीं है, इन्वर्टिबल है, पहले तो इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी तो आप बता सकते हैं कि इन्वर्टिबल है या नहीं करके। इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन के थ्रू लेना है तो फिर 1 1 ऑन 2 वाला कॉन्सेप्ट तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बेस्ट है कि आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लें। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, df ऑफ एक्स वाई, यही तो है ना। तो d ऑफ एफ एक्स वाई, जिसे आप जैकोबियन मैट्रिक्स भी कहते हैं, यहाँ से पता चलना चाहिए 2 × 2 मैट्रिक्स बनेगा, क्लियर, 2 × 2 मैट्रिक्स बनेगा। कैसे करना है, ये पहला है, इनको एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, इनको एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे ये u है और आपका v है तो ux uy vx vy, कन्फर्म, ये दिमाग में रहना चाहिए। तो ठीक है, करते हैं, x के रिस्पेक्ट में कीजिए 3 + 2x और y के रिस्पेक्ट में -2, ये तो श्योर है 2 × 2 बनेगा। इनको कीजिए अब x के रिस्पेक्ट में 4, y के रिस्पेक्ट में 5 + 2y, कन्फर्म, इनको x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, इनको x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में। अब उन्होंने बोला है 0 0 पर, है ना, तो x से y की जगह हम क्या रखेंगे, 0 0 रखेंगे, तो हो जाएगा 3 4 -2 5, ठीक है ना, कन्फर्म हो रहा है। तो ये इनको मल्टीप्लिकेशन कीजिए 15, अच्छा सॉरी इसका डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा, इसको ए नाम दे देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट यानी कि 3 4 -2 5, ये होगा 15 + 8 23 नॉट इक्वल टू 0। पता होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्टिबल। ये स्क्वायर मैट्रिक्स था df ऑफ 0 0, इनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है मतलब इन्वर्टिबल होगा। ये बोला है नॉट, तो ये डिस्कार्ड, ये करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। क्लियर है, आगे देखते हैं।
देखिए, लेट कैपिटल एफ इक्वल्स टू एफ सच दैट एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन आर इक्वल टू के मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई और अल्फा फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर अल्फा ग्रेटर देन जीरो एंड सम के ग्रेटर देन जीरो। ये सेट है, कैसा सेट है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज फंक्शंस विच डिफाइंड ऑन आर, है ना, आर टू आर, और कैसे, इस टाइप से, कंफर्म ना। और देन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, एक या उससे ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, एवरी एफ बिलोंग्स टू एफ इज कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, है ना। फिर डिफरेंशिएबल के बारे में पूछा है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन एफ इज इन एफ, उसके बाद बोला एवरी एफ बिलोंग्स टू एफ इज डिफरेंशिएबल। सोचिए यहाँ पर आपको इस कंडीशन को देख करके समझना, मतलब ऐसे आर टू आर में जो डिफाइंड फंक्शंस को कलेक्ट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब वहाँ एक एक चीज़ को देखा नहीं जाता, जितना आप अच्छे से एक्यूरेसी के साथ फास्ट आप कर सकें एग्जामिनेशन में, तो बेहतर यह है कि आपको रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, जिससे आप फास्ट कर सकें। ये देख करके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये लिप्सिच का कंडीशन है, लेकिन तब जब यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के होल पावर अल्फा जो है 1 हो, जब अल्फा 1 होता है ना तब लिप्सिच का कंडीशन होता है, कन्फर्म। और एक बात बता दूं कि लिप्सिच और डिफरेंशिएबल में दूर दूर से कनेक्शन है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे को इंप्लाई नहीं करता है। डन, ये ध्यान रखना है। तो अल्फा इक्वल टू 1 पर लिप्सिच होता है, तो लिप्सिच पर ऑप्शन दिया नहीं है इसलिए इस पर लॉजिक लगाना भी नहीं। अल्फा ग्रेटर देन 0 दिया है इसलिए मैंने ये बोला था, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, पावर अल्फा है, कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 0 का मतलब। अब सोचिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करना चाहेंगे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस का कंडीशन होता है वैसे भी फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो लिखा ही है फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए ये अगर लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, तो हो जाएगा काम। तो सोचिए हमें प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, है ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। टारगेट क्लियर, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए ये लाना है मुझे, हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलना चाहिए कि कंडीशन होल्ड हो, ये लेकर चला जाता है, ये लाया जाता है, टेक्निक यही है। आपको दिया है कंडीशन ये फॉर एवरी के लिए, ठीक है। अब आप मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा है रखिए, लेस देन की अपनी जगह पर डेल्टा पावर अल्फा, डेल्टा तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट आप लेते हैं तो पावर अल्फा यानी कि उसको मल्टीप्लिकेशन किया, स्मॉलेस्ट को आप प्रोडक्ट करते जाएंगे फिर भी स्मॉलेस्ट ही आएगा, इसको टोटल को आप एप्सिलॉन टैग कर लीजिए, हो गया ना ये कंडीशन, ठीक है। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, कंडीशन तो आ गया, वो भी फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल जाएगा कि ये कंडीशन होल्ड हो रहा है। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस का कंडीशन है, यूसी का कंडीशन है, मतलब जितने भी फंक्शन है सबके सब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, यूसी है, ठीक। एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो जब यूसी है तो फिर कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, तो दोनों इन जनरल करेक्ट है। मैं एक चीज़ पहले ही बता दिया था कि ये यहाँ से लिप्सिच का कंडीशन मिल सकता है जब अल्फा 1 हो, अदरवाइज यूसी इन जनरल होगा और वहाँ से कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन याद रखिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस या लिप्सिच वगैरह होता है वो डिफरेंशिएबिलिटी को इंप्लाई नहीं करता है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती है, कन्फर्म ना। तो आपको पता होना चाहिए ये कंडीशन से डिफरेंशिएबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, ये कंडीशन डायरेक्ट डिफरेंशिएबल को इंप्लाई नहीं करता है, या डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये बोलना कि हर एक जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन सबके सब इसमें है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ ना। तो डायरेक्टली रिजल्ट के तौर पे भी आपको याद रखना चाहिए। और इस स्टेट में क्या बोला है, एवरी एफ बिलोंग्स टू एफ इज डिफरेंस, मतलब इसमें जितने भी फंक्शन सबके सब डिफरेंशिएबल, जितने भी फंक्शन है सबके सब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है, और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी को इंप्लाई नहीं करता इन जनरल। तो यहाँ पर इसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्टली ये बोलूँगा आपको कि आप ये जब भी कंडीशन दिखे रिजल्ट के तौर पे याद रखिए ये दोनों होगा, क्लियर 8 का ये दोनों, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लीनियर के क्वेश्चंस देखेंगे, लीनियर अलजेब्रा का। देखिए लेट ए आई जे इक्वल्स टू ए आई ए जे वेयर 1 लेस देन आर इक्वल टू वाई जे लेस देन आर इक्वल टू एन। इसका मीनिंग क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लेस देन आर इक्वल टू वाई लेस देन आर इक्वल टू एन, 1 लेस देन आर इक्वल टू जे लेस देन आर इक्वल टू एन। कन्फर्म इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आई इक्वल टू 1 टू एन सो एन, जे इक्वल टू 1 टू एन सो एन, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कन्फर्म ना। तो ये है वेयर A1 A2 एंड सो ऑन एन आर रियल नंबर्स, यानी कि जो भी यहाँ पर है एंट्रीज जो है, इसका एंट्रीज जो है वो रियल है। अगर मैं डायरेक्ट अगर कहें तो याद रखिए ए आई जे इनके प्रोडक्ट से बना हुआ है ना, ठीक है ना। तो एंट्रीज जब ये सबके सब रियल हैं तो एंट्रीज क्या हुआ, ये सब अगर रियल है मतलब ये रियल है ये रियल, तो प्रोडक्ट भी क्या हुआ रियल ना भाई, तो एंट्रीज क्या हुआ रियल। डन। ए हमारा है ए आई जे एन क्रॉस एन, और फिर पूछा है ये अलग अलग 4 चीज़ें। इट इज़ पॉसिबल टू चूज A1 A2 एंड सो ऑन एन so as map to the matrix A is non-singular. Next, A is a positive definite if this is non-zero vector. Next है A is positive semi-definite for every this, और for every this 0 is an eigenvalue of A.
4 अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है, आपको आई होप आइगन वैल्यू के बारे में पता होगा, पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के बारे में पता होगा। एक सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, आपने एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया, पहला कंडीशन तो ये है कि आपको रियल सिमेट्रिक ही लेना है। आपने रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया, और ख़ास बात है ना, ये आपका A ट्रांसपोज इक्वल टू A। इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूँगा, पॉजिटिव डेफिनेट बोलूँगा। शर्त ये है कि इनके जितने भी आइगन वैल्यूज हैं सबके सब पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट मतलब आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। अगर उसमें एक भी आइगन वैल्यू जीरो है, जो आपने रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो टैग किया है उसका अगर आइगन वैल्यूज पॉजिटिव भी है और साथ ही साथ एक भी कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो भी है, तो समझ लीजिए उस सिचुएशन में होगा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। अगर पूरा आइगन वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव डेफिनेट, निगेटिव के साथ जीरो शामिल है आइगन वैल्यू तो निगेटिव सेमी डेफिनेट। इन चारों के अलावा कौन सा केस बचेगा, पॉजिटिव डेफिनेट, निगेटिव डेफिनेट। मतलब कि पॉजिटिव रियल पॉजिटिव आइगन वैल्यूज और निगेटिव आइगन वैल्यूज दोनों आता है तो वो हो जाएगा इनडेफिनेट का केस। तो फिलहाल ये समझ आ गया, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ जानना जरूरी था। लेकिन आप देखिए इस ऑप्शन के थ्रू हो जाना है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल जो दिया गया है वहाँ से बनाते हुए देखते हैं ए का फॉर्मेशन किस टाइप से है, तब समझ आएगा ऑप्शन कैसे जाना है। तो फर्स्ट ए इक्वल टू है ना ए आई जे, तो ए आई जे क्या है, ए आई इंटू ए जे। तो ए को मैं पहले तो इसको ए आई जे जो है उसको मैं लिख लेता हूँ A11 A12 A1n A21 A22 ऐसे A2n, और ये होगा आपका AN1 AN2 और ANn। डन। अब जो बोला उसके हिसाब से ए आई जे तो ए आई ए जे, तो यहाँ A11 तो ये हो जाएगा A1 A1, ये होगा A1 है ना A2। क्लियर हो रहा है ना, इसी को अप्लाई कर रहे हैं अपन। तो ये होगा आपका A1 AN A2 A1। अब ये जो A1 A1 है इसका मतलब क्या, A1 स्क्वायर, ये A2 A2 होगा, A2 A2 प्रोडक्ट में है, A2 स्क्वायर ऐसे करते हुए A2 AN। ठीक है, ये AN A1 AN-1 A2 ऐसे करते हुए A, लास्ट कौन सा स्टेप होगा है ना, ये N जो है 1 2 है ना, सॉरी ये 1 N ही रहेगा ना, N2 करके N, इसका मतलब क्या हो जाएगा N स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। पहले तो आपको A को फॉर्मेट करना पड़ेगा ना, फॉर्मेशन A का देखना पड़ेगा ना भाई। तो A है ये और इसके थ्रू बन गया ये। अब इसको देख कर कुछ याद आता है, अगर आप लीनियर अलजेब्रा कुछ पढ़े हैं इनके बारे में तो आपको पता होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ना। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये एक्चुअल में है क्या है ना, ये है आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए A1 A2 एंड सो ऑन AN को किसके साथ, A1 A2 एंड सो ऑन AN के साथ, ठीक है ना, यही तो है ये। देखिए ये आपका n×1 वेक्टर है, ये 1×n वेक्टर है, वेक्टर बोलो या मैट्रिक्स बोलो, ठीक है ना। तो ये आपका कॉलम वेक्टर, ये रो वेक्टर, कुछ नहीं, मैं इसी को टैग किया, यही आपने टैग किया। मान लीजिए ये आपका B आपने टैग किया, तो ये आपका B ट्रांसपोज है, तो B इंटू B ट्रांसपोज ये आ रहा है। देखिए A1 A1 स्क्वायर, A1 A2 ऐसे करते हुए A1n, ऐसे पूरा प्रोडक्ट कीजिए। लास्ट देखिए AN A1 AN A2, ठीक है ना, ये स्पेस में है भैया ना, ध्यान रखिए अलग अलग ऐसे। तो इनको इनके साथ प्रोडक्ट करने पर ये आता है और यही आपको दिया गया A। इंटरेस्टिंग। अब ध्यान से समझिए रिजल्ट को। रिजल्ट ये है, आपको ये तो पता है कि रैंक ऑफ, फिलहाल इसके भी उसमें लिख रहा हूँ, रैंक ऑफ B ट्रांसपोज, रैंक ऑफ B ट्रांसपोज, रैंक ऑफ B ट्रांसपोज B। अगर मैट्रिक्स रियल है, रियल एंट्रीज हैं, तो उस सिचुएशन में रैंक इनकी और इनकी चारों की रैंक इक्वल होती है। इसका मतलब रैंक ऑफ B ही रैंक ऑफ B ट्रांसपोज होगा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये वो भी वही होगा। तो रैंक ऑफ B कितना होगा, आप सोचिए। रैंक ऑफ B का मतलब ये ना, इनकी रैंक कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 और या तो 0, 1 या 0। अगर ये पूरा एंट्री 0 है तो रैंक 0, अदरवाइज 1 होगा। चलो सिंपल वाला केस ले लेते हैं, सिंपल ही हम लेते हैं नॉन जीरो, क्योंकि इसमें एक भी नॉन जीरो वेक्टर रहा, एक भी नॉन जीरो एंट्रीज रहा तो ये नॉन जीरो वेक्टर बन जाएगा, तो इनकी रैंक होगी 1। फिलहाल इस कंडीशन को समझ लीजिए, इनकी रैंक 1 है, इनकी रैंक भी 1 हुई, प्रोडक्ट की रैंक भी 1 हुई, तो ये जो n×n मैट्रिक्स इतना बड़ा सा दिख रहा है, इनकी रैंक भी कितनी है, 1 है। तो रैंक ऑफ ए कितनी है, 1। इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, जब रो वेक्टर्स कॉलम वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके n×n जो मैट्रिक्स बनता है, उनकी विशेषता ये होती है, अगर रैंक 1 है तो फिर जितनी रैंक है उतनी ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होती है। तो रैंक 1 है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू कितना होगा, 1 ठो। इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू मतलब 1 ठो ना, तो 1 ठो नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा, ये तो समझ आ गया।
नलिटी के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा, ऑर्डर है n माइनस रैंक n-1, ठीक। अब बात आती है, और ऐसे मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ये डायगोनलाइजेबल होता है ऐसे मैट्रिक्स जो है, ठीक है। तीसरी बात, इसकी ट्रेस की बात कर लेते हैं। ट्रेस क्या होगा, ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, ये तो पहला चीज़ है। दूसरा सम ऑफ डायगोनल भी तो होता है, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an स्क्वायर। हमें पता है कि ये जो है या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, तो चूँकि मैं इसको क्या लिया था, ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ पॉजिटिव आइगन, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, एक तो नॉन जीरो आइगन वैल्यू मान लेते हैं अल्फा, बाकी सब के सब जीरो, अल्फा को पूरे जीरो जोड़ो फिर से आएगा अल्फा, अल्फा नॉन जीरो है, मतलब ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। अब चूँकि नॉन जीरो है तो ये नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब आपको जीरो नहीं लेना है, मतलब क्या लेना है, पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव है, ये श्योर हो गया। तो जो एक ठो आइगन वैल्यू जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। याद रखिए हम नॉन जीरो का सिचुएशन लिए थे, अगर जीरो मैट्रिक्स लेते ना तो ये पूरा जीरो आता, पूरा आइगन वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। और नॉन जीरो लिए तो मुश्किल से एक ही ठो आइगन वैल्यू मिला, वो भी नॉन जीरो आइगन, वो भी पॉजिटिव, डन। इस सिचुएशन में डायगोनलाइजेबल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आइगन वैल्यू है पॉजिटिव और बाकी सबके सब है जीरो, मतलब अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ तो ये पॉजिटिव सेमी डेफिनिट हो सकता है। तो देखो, देख के समझ आ रहा है ना, ये आपका ये पूरा कंडीशन अगर गौर करें, a1 a2 एंट्रीज जो होते हैं उनके प्रोडक्ट को a1 a2 को a2 a1 लिखो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप इसको a1 a2 लिख लो, क्या दिक्कत है। ऐसे पूरा जमा करके देखेंगे ये पूरा एज इट इज़ जो कहते हो। मुद्दा इस बात का है कि यहाँ पर aij के फॉर्म में आपको दिखेगा पूरा ये, ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये रियल सिमेट्रिक है और आइगन वैल्यू एक पॉजिटिव बाकी पूरा जीरो, मतलब पॉजिटिव सेमी डेफिनिट हुआ। यस, ये पॉजिटिव डेफिनेट बोला है। यदि नॉन जीरो वेक्टर तो लिए थे भाई, तो एक ठो मुश्किल से आपको नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिला था, तो ये तो पॉजिटिव डेफिनेट मतलब सब आइगन वैल्यू पॉजिटिव बोल रहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डिस्कार्ड, ठीक है। इसमें बोला है कि जितने भी हैं उस सबके लिए आइगन वैल्यू जीरो ही आता है। आइगन वैल्यू जीरो आता है जब हम जीरो मैट्रिक्स लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स लेते हैं तो पूरा आइगन वैल्यू जीरो ही आता। अदरवाइज नॉन जीरो सिचुएशन में आइगन वैल्यू जीरो भी आएगा और नॉन जीरो भी आएगा, तो इसमें बोला है कि केवल जीरो आता है, इसलिए डिस्कार्ड। अब बचा ए और सी, है ना, सी ऑप्शन। अब सोचिए, फॉर एवरी a1 a2 एंड so on an जीरो इज एन आइगन वैल्यू। अच्छा, ये ऑप्शन सॉरी पार्ट सी का हम बना रहे हैं, पार्ट सी का है, ये आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला कि जीरो इज ओनली करके, ओनली मैं सोच रहा था ओनली बोला, कि ओनली नहीं बोला, तो आंसर तो करेक्ट है ना, क्योंकि जीरो तो हमेशा आइगन वैल्यू होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि इस सिचुएशन में जब नॉन जीरो वेक्टर लिए थे तो भी आइगन वैल्यू जीरो आया ना, तो ये तो करेक्ट है कि जो भी आप ले लीजिए, चाहे नॉन जीरो लो चाहे आप जीरो लो, आइगन वैल्यू के तौर पर एक तो जीरो तो आपको मिलना ही है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये बोला है पॉजिटिव सेमी डेफिनिट फॉर एवरी, ये भी करेक्ट है, ठीक है। याद रखिए पूरा आइगन वैल्यू जीरो भी हो जाता है ना तो भी पॉजिटिव सेमी डेफिनिट के क्राइटेरिया में लिया जा सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट है। पहले बोला है कि ये संभव है क्या कि ऐसे आपको a1 a2 एंड so on ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए नॉन सिंगुलर होने का मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो, डिटरमिनेंट कभी नॉन जीरो हो ही नहीं सकता इस सिचुएशन में, क्योंकि आइगन वैल्यू जीरो है, दैट्स इट। तो ये हो गया डिस्कार्ड, तो आपका इसका आंसर होगा सी डी। इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर कीजिए, किसी भी तरह से डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज A and B are n cross n positive definite matrices and I be the n cross n identity matrix, then which of the following are positive definite। मतलब यहाँ पॉजिटिव डेफिनेट बोला है, ठीक है। पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब बता दिया गया था, अगर मैट्रिक्स जो है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनके जो आइगन वैल्यूज अगर पूरा के पूरा पॉजिटिव हैं तो फिर उसके हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो हमें ऑलरेडी दो अलग अलग पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स दे दिया गया है और फिर इन्हें पूछा गया है ना। तो अगर आप रिजल्ट जानते होंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी दो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, मतलब समझ लीजिए कि दोनों के आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं। अब दोनों मैट्रिक्स को जब जोड़ दिया जाता है ना तो उनके आइगन वैल्यूज फिर से पूरा पॉजिटिव होता है, मतलब वो भी क्या होगा, पॉजिटिव डेफिनेट। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर दो मैट्रिक्स अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो दोनों का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव डेफिनेट, मतलब सम ऑफ टू पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट। ये कंफर्म याद रहना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस आई, किसी भी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स को इन्हीं के साथ जब प्रोडक्ट किया जाता है तो फिर से पॉजिटिव डेफिनेट होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज पूरा 1 1 1 1 होता है, पूरा पॉजिटिव 1, मतलब ये भी पॉजिटिव डेफिनेट हुआ। तो पहले वाले रिजल्ट से क्योंकि ये पॉजिटिव डेफिनेट, ये पॉजिटिव डेफिनेट, तो दोनों पॉजिटिव डेफिनेट का सम फिर से क्या हुआ, पॉजिटिव डेफिनेट। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, क्या लोग इसी को पॉजिटिव डेफिनेट डाल देते हैं कि प्रोडक्ट भी होता है, प्रोडक्ट में नहीं होता, खतरा है। देखिए कहाँ पर है, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप टैग कर सकते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू हमने टैग किया 1 2 0 0, बी इक्वल टू हमने टैग किया 2 2 1 1, ये मैंने ले लिया, ठीक है ना।
याद रखिए आप जो भी मैट्रिक्स लेते हैं रियल सिमेट्रिक होना चाहिए, पहले नेसेसरी तो यही है। ओके, रियल सिमेट्रिक है। अब दोनों और साथ ही साथ पॉजिटिव डेफिनेट भी होना चाहिए ना, तो देखो दोनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव डेफिनेट, इसको देख लिए पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं, है ना, क्योंकि बोला है ना दोनों पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए, ये तो है, क्योंकि 1 और 2 आइगन वैल्यू पॉजिटिव है। इनकी बात कर लेते हैं। आइगन वैल्यूज इनका कितना निकलेगा, आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जब निकालेंगे तो इसका निकलेगा 4 - 1 दैट इज 3 = 0। मैं डायरेक्ट कर दिया, है ना। लैम्डा स्क्वायर आपको भी तरीका पता होगा, कैसे भी करके फास्टली आपको करना है। यहाँ से मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला, तो यहाँ से इसको तोड़िए, 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 = 0, है ना। ये हो जाएगा लैम्डा लैम्डा माइनस 3 -1 लैम्डा माइनस 3 = 0, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 = 0। तो यहाँ से आपको पता है कि आइगन वैल्यू आने वाला है 1 और 3, दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव डेफिनेट है, ये श्योर है। अब देखते हैं दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है। तो दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट होगा दिस इंटू दिस, तो ये इनके साथ 2, ये इनके साथ 1, ये इनके साथ हुआ तो 2, इनके साथ हुआ तो 1, ये इनके साथ 2, ये इनके साथ 4। अब ये पॉजिटिव डेफिनेट है। पॉजिटिव डेफिनेट देखने से पहले तो ये क्या होना चाहिए, रियल सिमेट्रिक होना चाहिए। ए है बी है, दोनों पॉजिटिव डेफिनेट, जब प्रोडक्ट किया तो ये तो सिमेट्रिक ही नहीं है, 2 1 प्रॉब्लम हो गई, ये सेम होना चाहिए ना भाई सिमेट्रिक के केस में, ये प्रॉब्लम हो गया, मतलब ये आपका सिमेट्रिक ही नहीं है, तो पॉजिटिव डेफिनेट कहाँ से होगा। तो हम इन जनरल नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट होगा करके। बात आती है ए बी ए की, तो ये मैं बोलूँ कि ये रिजल्ट के तौर पे याद रखिए, जब प्रोडक्ट किया जाता है तो इन जनरल तो होता नहीं है, लेकिन एक को फिर से प्रोडक्ट कर दिया जाता है तो ये पॉजिटिव डेफिनेट हमेशा होगा। कोई भी एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, कैसे भी करें ये हमेशा होगा ही होगा। जैसे अभी लिए थे उसी में आप कन्फर्मेशन कर सकते हैं, जैसे ही आपने लिया ए बी, प्रोडक्ट किया तो ये आया, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं ए बी ए का, ए बी ए, तो ए बी का प्रोडक्ट ये है, ए मतलब कि 1 0 0 2, प्रोडक्ट कीजिए, ये इनके साथ 2, ठीक है, और ये इनके साथ हुआ 2, ये इनके साथ होगा 2, ठीक, ये इनके साथ 2, ये इनके साथ आपका हुआ 8, है ना। देखिए सिमेट्रिक है, रियल सिमेट्रिक तो है, आप देख सकते हैं ये आपका 2, ठीक है ना, ये दोनों सेम हो मतलब रियल सिमेट्रिक ऑब्वियसली। अब बात आती है इनके आइगन वैल्यूज़ की। आइगन वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो ये होगा, है ना, 16 - 4 है 12 = 0। अब देखिए लैम्डा = 10 ± √100 माइनस कितना हो जाएगा 4ac, 4 × 12 कितना आ जाएगा 48/2a। इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा 52। जब इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 7 और 8 के बीच में आएगा, लाइक 7.23 ऐसे कुछ आएगा। अब इसको जब प्लस साइन लेंगे तो पॉजिटिव, निगेटिव माइनस साइन लेंगे तो 10 में से घटा रहे हो छोटे, फिर से पॉजिटिव, इसका मतलब इनके दोनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमने देखा कि ये रियल सिमेट्रिक है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ। सो ये बिल्कुल याद रखना। अब मैं बोलूँगा कि आप इसे रिजल्ट के तौर पर याद रखें कि अगर 2 पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो दोनों का सम ए स्क्वायर प्लस आई, यहाँ तक कि ए बी ए करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट ही होता है। कन्फर्म हुआ, तो आंसर ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, let capital M be the vector space of all 3x3 real matrices and let capital A equals to 2 2 3, यहाँ 1, बाकी सब एंट्री 0, elsewhere 0। Which of the following are सब स्पेसेस ऑफ कैपिटल M। पहला ये है, उन सारे मैट्राइसेस को कलेक्ट करना है जो इस कंडीशन को होल्ड करता है, जो इस कंडीशन को होल्ड करता है, जिनका ट्रेस 0 है, जिनका डिटरमिनेंट 0 है। ये 4 अलग अलग स्थितियाँ हैं भाई, हमें तो ये तो समझ आ गया कि ये 4 अलग अलग नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो ये जो चारों सेट हैं उनको सभी स्पेसेस बताने के, ऐसे नहीं कि चारों के चारों होगा, कोई भी हो सकता है एक ही बस हो सकता है, एक से ज़्यादा हो। वैसे यहाँ आर बोला है मतलब संभव है कि एक से ज़्यादा हो रहा होगा, तभी ऐसा लिखा है। तो इम्पॉर्टेंट इस बात का है कि ये सब स्पेस दिखाना है, तो सब स्पेस का कंडीशन क्या होता है। सब स्पेस में 2 अलग अलग स्थितियाँ हैं, एक होता है 1 स्टेप टेस्ट, एक होता है 2 स्टेप टेस्ट, ठीक है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है, जैसे 1 स्टेप टेस्ट, 2 स्टेप टेस्ट के बारे में अगर हम कहें तो ये है कि x y बिलोंग्स टू, है ना, जैसे W इम्प्लाइज x + y बिलोंग्स टू W, A बिलोंग्स टू फील्ड, यहाँ फील्ड जो है रियल बोला है, यहाँ तो रियल फील्ड होगा ऑब्वियसली, A बिलोंग्स टू R और X बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज AX बिलोंग्स टू W। तो 2 स्टेप में बता देगा कि ये सब स्पेस है। सबसेट तो होना जरूरी है, तो मैट्राइसेस का कलेक्शन है तो ऑब्वियसली M का सबसेट तो होगा ही होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट इस बात का, सबसेट होने के बाद ये कंडीशन है, जैसे वेक्टर स्पेस कोई V वेक्टर स्पेस है, W V का नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है ना, W इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन W इज सब स्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ ये 2 स्टेप टेस्ट। या फिर इनके अलावा हो सकता है एक ही स्टेप में बता दे, एक ही स्टेप में बताने का मतलब x y बिलोंग्स टू W, है ना, और साथ ही साथ
ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ, तो यहाँ फिलहाल आर की स्थिति तो मैं आर ले रहा हूँ, तो इम्प्लाइज ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डन। कोई भी एक कंडीशन लेना है, लेकिन अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देखिए ये भले ही सिंगल स्टेप है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से क्लियर इसमें नहीं होता, इसमें ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग पता भी चलता है ना। ठीक, तो देखते हैं। ये 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा डाउटेबल कंडीशन डिटर्मिनेंट है। पहले लास्ट ऑप्शन में ही जाएंगे। डिटर्मिनेंट के बारे में एक चीज़ आपको पता होगा, क्या पता है ना? पता ये होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, कोई दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, उनका सम का डिटर्मिनेंट क्या ये होता है। क्योंकि सभी चीज़ बताने के लिए पहले तो लिनियरिटी वाला कंडीशन है, एक तरह से कहें तो क्या ये कंडीशन होल्ड हो रहा होगा तो इस पे आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो ये इन जनरल होता नहीं है। सोचिए कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या ये होता है इन जनरल इक्वल? देखिए इनके लिए मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। ए इक्वल टू 2 क्रॉस 2 बता देते हैं समझने के लिए। जैसे मैंने ये ले लिया और जस्ट है ना बी ले लेते हैं, इसका निगेटिव पोर्शन। ठीक है, अब दोनों का अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो इनका जो डिटर्मिनेंट होगा कितना होगा, 1 और 3 मल्टीप्लिकेशन कीजिए 3, इनका हो जाएगा, इनका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा बी का 3, तो इनका भी 3, इनका भी 3। और ए प्लस बी कीजिए, ए प्लस बी, अच्छा दोनों का सम कीजिए, डिटर्मिनेंट का सम कितना आ जाएगा 3 + 3 6। अब दोनों को सम कीजिए ए प्लस बी कितना होगा, है ना, दोनों जुड़ेगा तो 0 0, कंपोनेंट वाइज जुड़ता है भाई। अब इनका डिटर्मिनेंट कितना आएगा 0, सोचिए है ना, इनका डिटर्मिनेंट कितना है 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या है 0 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 6 है। 0 और 6 क्या इक्वल होता है? नहीं इक्वल ना, इन जनरल कहाँ इक्वल है, इसलिए नॉट इक्वल लिखा गया। ठीक है, अब समझ आ गया होगा कि सब स्पेस नहीं होने वाला है, पहला ही प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, है ना। पहला प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्स और वाई आपने टैग किया कहाँ से, है ना, सब स्पेस, इसको डब्ल्यू नाम दे देते हैं, इसको डब्ल्यू से, ये डब्ल्यू है यहाँ से। ठीक है, और ये कंडीशन होल्ड हो रहा होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स भी 0 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई भी 0 होगा। टारगेट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स प्लस वाई 0 हो रहा होगा तो। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स प्लस वाई अगर 0 हो रहा होगा ना तो इम्प्लाई कर देगा। अब ये होता है, इतना तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए एक्स प्लस ए वाई किया जा सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई को मैं अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं लिख सकता। मैंने यही बताया ना, इसको अलग अलग नहीं लिखा जा सकता, अलग अलग नहीं लिखा जा सकता तो 0 + 0, 0 कहाँ से होगा, 0 नहीं होगा इन जनरल, तो फिर ये 0 नहीं हुआ तो फिर कैसे, एक्स वाई इसमें बिलोंग करने के लिए शर्त है कि 0 हो, 0 नहीं होगा तो बिलोंग नहीं करेगा डब्ल्यू में, पहला ही डिस्कार्ड। तो जहाँ डिटर्मिनेंट ऐसे दिखा तुरंत समझना चाहिए कि सब स्पेस नहीं है। अब स्टार्टिंग से आते हैं, शुरू से आते हैं, एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, पहला कंडीशन यही है ना, उन सारे मैट्रिसेस को टेक करना है, तो हम सीधा सीधा 1 स्टेप टेस्ट के थ्रू भी हम जा सकते हैं। 1 स्टेप टेस्ट में जाइए, ये जो है इनका सबसेट तो है ही एम का, इनको डब्ल्यू कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से मैंने एलिमेंट टैग किया एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ऑब्वियसली एक्स और है ना एक्स ए, है ना, किसी भी पहली को ये दोनों जो है इक्वल होगा। डन। वाई के लिए भी लागू होगा तो हो जाएगा वाई ए वाई इक्वल होगा। टारगेट क्या है, एक्स, है ना, डायरेक्ट में बता देता हूँ, टारगेट है ए एक्स प्लस बी वाई को मुझे बिलोंग करवाना है। मैं सीधा सीधा 1 स्टेप टेस्ट ले रहा हूँ, ए बी बिलोंग्स टू आर में लेकर चला, ये बिलोंग करवाना है। बिलोंग करवाने का शर्त क्या हुआ, ए इंटू दिस किसके इक्वल होना चाहिए, दिस इंटू ए, मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा ए एक्स, है ना, प्लस बी ए वाई, यहाँ से है ना ये ऐसा हो जाएगा एक्स ए, ठीक है, और आपका प्लस बी वाई। कन्फर्म हो रहा है, इन्हीं को यूज किया ना भाई, किसी पहले, है ना, इन दोनों को मैंने यूज़ करते हुए आया। अब ए बाहर क्या बोलते हैं इसको आप, और फिर से जमा कर लिखिए तो ए एक्स प्लस बी वाई, ये बाहर हो तो गया ना, एक्स ए एक्स आपस में बराबर है, ये बराबर है इसमें बिलोंग करता है, ये बराबर है इसमें बिलोंग करता है। जब ये दोनों इक्वल है, बराबर है, तो फिर क्या ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग कर जाएगा ना भाई, तो हो गया ना, सब स्पेस है। आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इसको कीजिए तो और ज़्यादा सरल है। एक्स प्लस ए प्लस एक्स, एक्स प्लस ए प्लस एक्स का मतलब ये कंडीशन हो रहा होगा, एक्स प्लस ए प्लस एक्स, एक्स प्लस ए प्लस, है ना, सॉरी, वाई प्लस ए प्लस वाई करके। इसको 2 स्टेप टेस्ट में जाइए, अलग अलग करके देख लीजिए तो भी दिक्कत नहीं है ना। एक्स प्लस वाई को बिलोंग करवाना है, एक्स प्लस वाई को बिलोंग कराना तो प्लस ए है ना, एक्स प्लस वाई प्लस ए, तो ये हो गया एक्स प्लस ए प्लस वाई, ठीक है ना। इसको एक्स प्लस ए प्लस वाई तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स प्लस वाई, हो गया।
इसका मतलब है एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। क्लियर तो हो रहा है? अगर फास्ट हो रहा है आप स्लो कीजिए, है ना, फिर से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि जब दो एलिमेंट लेते हैं उनका सम भी लीनियर सम भी डब्ल्यू में जा रहा है। अब सेकंड वाला प्रोडक्ट, सेकंड वाला प्रॉपर्टी यानी कि ये वाला, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको देखने की जरूरत भी नहीं, है ना। आपको पता है ए इंटू, है ना, ए एक्स जो है बिलोंग करना चाहिए किसमें? डब्ल्यू में। तो टारगेट क्या होगा? ए एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू लाने के लिए शर्त है कि ए एक्स प्लस ए, है ना, क्या होना चाहिए? ए प्लस एक्स। किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर का गुणा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसको आप ऐसे आसानी से लिख सकते हो, क्रम का कोई यहाँ पर वो नहीं रहता। एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होल्ड होता ही है। सो ये और ये इक्वल होने की वजह से फिर से क्या बिलोंग कर जाएगा? ए एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। दोनों टू स्टेप टेस्ट के मुताबिक दोनों हो गया, एक्स प्लस वाई और ए एक्स। इसका मतलब ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको तो डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे याद रखना चाहिए, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे कैसे, तो ठीक है, देखिए, है ना, ट्रेस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ट्रेस जीरो होना चाहिए। तो इनके लिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना। टारगेट क्या है मैं बता देता हूँ। ट्रेस ऑफ, आप ये लेकर चले हो, है ना, ये लेकर चले हो एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब निश्चित तौर पर इसको मैं शॉर्ट में ना टी आर शो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक्स इक्वल टू जीरो, ट्रेस ऑफ, और ये आपका ए वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपने एक्स वाई डब्ल्यू में बिलोंग किया है, क्योंकि ये जो भी बिलोंग करेगा इसमें वो कंडीशन होल्ड करेगा। एक्स के लिए ये, वाई के लिए ये। टारगेट पता है ना, टारगेट पता है क्या? ये ए एक्स प्लस बी वाई, ए भी बिलोंग्स टू आर में ले लेता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, इंटू आपको ए इंटू इतना। आपको पता है ये जीरो आ जाएगा ना, ए इंटू ये अगर जीरो आ जाता है, ये अगर जीरो आ गया तो क्या इंप्लाई कर जाएगा? कि ये बिलोंग करता है डब्ल्यू में। मुझे पता है और आपको भी पता है कि वन स्टेप टेस्ट में ये लाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ ए, है ना, ठीक, अलग अलग दोनों मल्टीप्लिकेशन हुआ, है ना, ये तो होता ही है इन जनरल। अब आपको ये भी पता है ट्रेस में डायरेक्टली ये होता है होल्ड, आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली ये होल्ड होता है, ठीक। और यहाँ पर ए बाहर निकाल सकते हो और बी भी बाहर निकाल सकता है, मतलब लिनियरिटी का कंडीशन होल्ड करता है। ये जीरो और जीरो, ये जीरो है, मतलब ये बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू में। दैट मीन्स ये जो है ये भी सब स्पेस हो जाएगा। मोटे तौर पे कहूँ तो इस मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं था, ऐसा एग्जामिनेशन में कुछ भी दे फिक्स मैट्रिक्स, आपको इस कंडीशन से मतलब है। डायरेक्टली याद रखिए इस कंडीशन में सभी स्पेस होगा, ये भी होगा, ये भी, तीनों के तीनों ए बी सी तीनों क्या होगा? इनका सभी स्पेस। कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, let w equals to p of b such that p is a polynomial with real coefficients where b equals to 0 1 0 0 0 1 1 0 0 the dimension d of the vector space w satisfies। ये 4 अलग अलग कंडीशन दिया है, हमें डायमेंशन d से मतलब है क्या वो देखना है। उसके बाद फिर कौन सा क्राइटेरिया में आ रहा है पता चल जाएगा फिर, है ना। संभव है कि एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो, ये ध्यान रखिए, है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें इसे पहचानने आना चाहिए, w की डायमेंशन की बात की गई है ना, और उस डायमेंशन को स्मॉल डी से शो किया गया। आपको ये पता होगा, है ना, कि जो वेक्टर स्पेस होता है आर ओवर एक्स के रूप में मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको पता है ये होता है पी ऑफ एक्स सच दैट पी इज अ पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स, ओके, ठीक है ना। और इनके लिए बेसिस क्या होती है? बीटा इक्वल टू 1 एक्स एक्स स्क्वायर, ऐसे जाता है। अब सोचिए आपका जो दिया गया वो क्या है ना, सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, जो है उसी को बात कर रहा हूँ मैं। पी ऑफ बी सच दैट पी इज़ अ, है ना, पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट, एज इट इज़ यही है। अब सोचिए बीटा क्या होगा यहाँ पर, क्लियर हो रहा है ना, कंपेरिजन मैं कर रहा हूँ, आपको ये तो पता ही है, ठीक है ना। और इनके लिए बेसिस क्या होता है? बीटा इक्वल्स टू 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब जो दिया गया वो कैसे फॉर्म में है? पी ऑफ बी सच दैट पी इज ए पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स। देखिए यहाँ एक्स वेरिएबल है तो उसके लिए 1 एक्स एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है, यहाँ बी मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आई बी स्क्वायर, ऐसे बढ़ेगा, कन्फर्म ना। तो ये बी है तो उसके व्यू से जो बेसिस बीटा होगा, एक्स था तो यहाँ 1 एक्स एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, यहाँ बी है तो यहाँ आई बी स्क्वायर बी क्यूब एंड सो ऑन, कन्फर्म। डायमेंशन पूछा और जितने भी ऑप्शन उसमें फाइनाइट दिख रहा है, मतलब ये निश्चित तौर पर फाइनाइट टर्म आएगा। तो बी स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, बी क्यूब के बारे में ले लेते हैं, पता चल जाएगा कितना ठो इसमें टर्म आ रहा है, ठीक है ना। तो बी हमें ये दिया हुआ है, तो बी से
हम बी स्क्वायर निकाल लेते हैं, है ना। आई मीन्स आइडेंटिटी, बी मीन्स ये हो गया, बी स्क्वायर मीन्स पता नहीं है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू जब प्रोडक्ट करके निकलेगा, तो ये बी स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, तो बी स्क्वायर क्या मतलब बी डॉट बी, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 0 1 0 0 0 1 और ये 1 0 0। प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा, ये इनके साथ मल्टीप्लिकेशन 0, ये इनके साथ आपका ये भी 0, ये इनके साथ 1, ये इनके साथ 1, ये इनके साथ 0, ये इनके साथ 0, ये इनके साथ 0, इनके साथ 1 0, ये आपका बी स्क्वायर है ना। ये तो श्योर है आई बी बी स्क्वायर तीनों इंडिपेंडेंट अलग अलग है, आई बी अलग, बी भी अलग, है ना, और बी स्क्वायर जो है ये भी अलग। बी क्यूब को देख लेते हैं, जब बी क्यूब निकालेंगे तो बी क्यूब मीन्स बी स्क्वायर डॉट बी कर लेते हैं, ओके। तो बी स्क्वायर या बी डॉट बी स्क्वायर जैसे भी करो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बी है ये, है ना, और बी स्क्वायर का मतलब ये 0 0 1 और 1 0 0 0 1 0। चलो इसको प्रोडक्ट कीजिए, बी क्यूब निकालिए, बी क्यूब निकलेगा, इनको इनके साथ 1, इनको इनके साथ 0, ये भी आएगा 0, ये आएगा 0, ये आ गया 1, फिर देख सकते हैं 0 आएगा, ये है 0, ये है 0 और ये आ गया 1। आइडेंटिटी मिल रहा है ना, आइडेंटिटी आ गया मतलब रिपीट हो गया ना। तो सोचिए आई है बी स्क्वायर, जब मैं बी क्यूब की बात करता हूँ तो बी क्यूब आइडेंटिटी हो जाता है, तो बी क्यूब और लिखने की जरूरत नहीं, अब बी पावर 4 बी हो जाएगा, बी पावर और आगे बढ़ाएंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इनसे ज़्यादा एलिमेंट और नहीं आने वाला है। डन, क्लियर हुआ ना। तो आई बी स्क्वायर ये 3 डिस्टिंक्ट टर्म है बीटा में, सेट में डिस्टिंक्ट टर्म को ही देखा जाता है, वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंक्ट। तो आई बी स्क्वायर 3 टर्म है, बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वही तो उनकी डायमेंशन होती है वेक्टर स्पेस की, तो इनकी डायमेंशन कितनी होगी 3, ठीक है ना। इसमें आ रहा है क्या, नहीं, इसमें भी आ रहा है क्या, नहीं, बट इसमें 3 इक्वालिटी है, मतलब इसमें तो आ रहा है, वैसे भी वो सेटिस्फाइज बोला है, तो इस क्राइटेरिया में भी है, इस क्राइटेरिया में भी है, सो आंसर विल बी सी एंड डी। तो ये हो गया 12 का सी डी कन्फर्म। देखिए, लेट एन बी अ 3x3 non-zero matrix with the property that n cube equals to 0, which of the following is or are true। ये 4 ऑप्शंस देख सकते हैं। n is not similar to a diagonal matrix, इसमें बोला similar to a diagonal matrix, बोला has 1 non-zero eigenvector, इसमें बोला has 3 li eigenvectors, ओके। तो सबसे पहले तो इस प्रॉपर्टी को देख करके आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि जब किसी मैट्रिक्स के पावर में नेचुरल नंबर हो और वो 0 के बराबर हो, मतलब उसको एक निश्चित टाइम प्रोडक्ट किया गया, प्रोडक्ट करने पर वो 0 अगर आता है, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाती है, n जो होगा वो होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या फिर ऑफ इंडेक्स 3, इसको इंडेक्स कहा जाता है 3 को, या निलपोटेंसी कहा जाता है। ये जो पावर में 3 है ना, वो इंडेक्स या निलपोटेंसी है इनकी, कन्फर्म ना। तो ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है तो इनको हम बोलते हैं निलपोटेंट। और निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके पास केवल एक ही आइगन वैल्यू होता है और वो है 0, कन्फर्म ना, केवल एक ही आइगन वैल्यू होता है और वो है 0, पूरा आइगन वैल्यूज केवल 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बोला है ना, 2 ऑप्शन, उस पर आप लॉजिक लगाइए। बोला n हैज़ 1 नॉन जीरो आइगन वेक्टर, n हैज़ 3 li आइगन वेक्टर। आपको ये भी पता होना चाहिए जितने आइगन वैल्यूज होते हैं उनके करस्पॉन्डेंस उतने ही, मतलब अलग अलग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में li आइगन वेक्टर्स अलग अलग मिलते हैं। यहाँ पर बोला 3 li आइगन वेक्टर, 3 li आइगन वेक्टर तभी पॉसिबल है जब 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो, ये बात तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में ही आपको 3 डिस्टिंक्ट li आइगन वेक्टर्स मिलेगा। तो यहाँ तो एक ही आइगन वैल्यू होगा, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। तो एक आपका आइगन वैल्यू है तो 0, तो इसका मतलब 0 के करस्पॉन्डेंस आपको मिलेगा एक आपको आइगन वेक्टर नॉन जीरो ही होता है, या नॉन जीरो लिख करके कंफ्यूज किया गया। और एक है मतलब li तो हो गई ऑब्वियस सी बात। तो ये तो कन्फर्मली करेक्ट है, n हैज़ 1 नॉन जीरो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 0, कन्फर्म, ये क्लियर है। अब इन दोनों पर बात करते हैं, चूंकि एक में बोला नॉट सिमिलर टू। देखिए, कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है यदि वो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है ना, और सिमिलर नहीं है मतलब नॉट डायगोनलाइजेबल। तो n के बारे में डायगोनलाइजेबिलिटी को देख लीजिए। आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि निलपोटेंट मैट्रिक्स n इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ n इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोलो या जीरो मैट्रिक्स कह सकते हो ना, पूरा एंट्रीज क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, समझ गए। तो n डायगोनलाइजेबल होने के लिए शर्त है कि इफ एंड ओनली इफ n क्या हो, नल मैट्रिक्स हो। स्टार्टिंग में खुद बोल दिया गया है कि n जो है नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो मतलब कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है बट नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स नहीं होता है क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है। इसका मतलब ये हुआ कि n इज नॉट नल मैट्रिक्स, मतलब n इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब यूं कहें तो अ नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स कैन नेवर बी डायगोनलाइजेबल।
इस रिजल्ट से तो क्लियर हो गया डायगोनलाइजेबल होने के लिए सिर्फ नल मैट्रिक्स हो, नल मैट्रिक्स नहीं है तो कैन नेवर बी डायगोनलाइजेबल, और कैन नेवर बी डायगोनलाइजेबल मतलब नॉट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, कन्फर्म ना। तो ये हो गया कन्फर्मली करेक्ट। तो हमारा आंसर होगा पहला और थर्ड, यानी फर्स्ट एंड थर्ड। तो आई होप आज का जो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो से जिन जिन स्टूडेंट्स को फायदा हो सकता है अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। और पार्ट सी के क्वेश्चंस और बचे हुए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हैप्पी दिवाली।